1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का सच छिपाकर उन्हीं जंजीरों से मीडिया का गला घोट दिया। शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान दोनों ही ताशकंद में मौजूद थे। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि शास्त्री जी को जहर देकर उनकी हत्या की गई थी। भाभा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें और भारत को दूसरी परमाणु शक्तियों के बराबर आने से नहीं रोक सकता। मेनन के 1962 और 1967 के चुनावों के लिए केजीबी ने ही फंडिंग की थी। बोगी नंबर S6 में आप सभी ने कभी न कभी तो ट्रैवल जरूर किया होगा, लेकिन 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों को वापस लेकर लौट रही साबरमती एक्सप्रेस भारत के इतिहास काल में एक नया अध्याय लिख गई। कार सेवकों से भरी इस बोगी को गोधरा स्टेशन के पास आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 27 महिलाएं, 20 पुरुष और 12 बच्चे थे। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन कुछ लोगों की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिर सच सामने आ ही गया। कांग्रेस सरकार की ओर से मीडिया पर भारी प्रेशर बनाने, मनमानी कहानियां गढ़ने और जमीन के जुबान पर बातें बदलने के दौर में एक रीजनल रिपोर्टर के लोगों तक सच पहुंचाने की कहानी है। अगर एक लाइन में बोले तो विक्रांत मेसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिपोर्टरों की रिपोर्टिंग को रौंद देने के बाद भी फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है? तो जवाब है नहीं। आजादी के बाद मीडिया भी अपनी जंजीरें धीरे धीरे खोल रहा था। तभी कांग्रेस सरकार ने 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का सच छिपाकर उन्हीं जंजीरों से मीडिया का गला घोट दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के ठीक 6 महीने पहले तक अगस्त की गर्मी सबसे ज्यादा LOC पर नजर आई। 5 अगस्त को पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में भारत की जवाबी कार्रवाई ने एक युद्ध का मोड़ ले लिया था। करीब 1 महीना चले इस युद्ध में भारत की सेनाओं ने लगभग आधे पाकिस्तान को जीत लिया था। लेकिन हमारे देश के दूसरे कांग्रेसी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान को उनकी जमीन लौटाने के पक्ष में थे और इसीलिए जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एक शांति समझौते पत्र पर दस्तखत हुआ। शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान दोनों ही ताशकंद में मौजूद थे। इस समझौते पर दस्तखत होने के कुछ देर बाद ही शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया और उनकी दुखद मृत्यु होने की खबर दी गई। हालांकि उनकी मौत थी या हत्या, इसका सच भी धीरे धीरे बाहर आ ही गया। सबसे पहले उनके शरीर के नीले रंग और सफेद दागों को देखकर सवाल उठाया गया। वहीं उनके पर्सनल फिजिशियन ने डेली चेकअप के दौरान उनकी सेहत अच्छी होने की बात कही थी। वहीं रूस की खुफिया एजेंसी की मिशनों की कहानियों की किताब मित्रोखिन आर्काइव के दूसरे भाग में शास्त्री जी की मौत का सच लिखा हुआ है। किताब के लेखक वासिली मित्रोखिन KGB के अभिलेखागार में वरिष्ठ संग्राहक थे। 1972 से 1984 तक वो रोजाना KGB से वहाँ की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट छिपा कर ले जाते थे। अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ब्रिटेन के एक खुफिया एजेंसी SIS से डॉक्यूमेंट के हेरफेर के बदले में लंदन में शरण ली और इन डॉक्यूमेंट्स ने मित्रोखिन आर्काइव के रूप में एक किताब की शक्ल ली। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि शास्त्री जी को जहर देकर उनकी हत्या की गई थी। ये किताब कई देशों में बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोगों को औंधे मुंह गिरा चुकी है। इतना ही नहीं, पत्रकार अनुज धर की किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड के मुताबिक जब शास्त्री जी ताशकंद के दौरे पर गए थे तो उनके रहने की व्यवस्था उस 5 स्टार होटल से 20 किलोमीटर दूर की गई थी जहां पर उनकी टीम को रखा गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब किसके कहने पर हुआ था। दरअसल शास्त्री जी के दौरे से पहले भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ताशकंद के दौरे पर गए थे। वहां जाकर उन्होंने ये कहा था कि शास्त्री जी बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था किसी 5 स्टार होटल में ना करके बल्कि वहां से 20 किलोमीटर दूर किसी एक विला में किया गया था। जानने वाली बात यह है कि उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन था। वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो शास्त्री जी की मौत के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बने गुलजारी लाल नंदा के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। मित्रोखिन आर्काइव की बात करें तो इसमें गांधी और नेहरू परिवार का भी एक अध्याय दिया है, जो बताते हैं कि कांग्रेस और नेहरू परिवार किस तरह से सोवियत संघ और KGB की कठपुतली बनकर भारत की सत्ता संभाल रहे थे। इस किताब के एक अध्याय में मित्रोखिन ने खुलासा किया है कि जोसेफ स्टालिन की नजर में महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर क्या राय थी। मित्रोखिन आर्काइव के अनुसार जोसेफ गांधी और नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का पिट्ठू समझते थे। जोसेफ की नजरों में ये दोनों स्वतंत्र सेनानी के वेश में भारत के लोगों के साथ विश्वासघात करने वाले थे, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुककर अपने लोगों को धोखा दिया, जिसकी वजह से अंग्रेजों की पकड़ भारत पर मजबूत बनी। मित्रोखिन के अनुसार 1950 में मास्को स्थित इंडियन एम्बेसी में KGB के गुप्तचरों की पैठ बढ़ गई। एम्बेसी के वर्कर्स KGB द्वारा दिए गए लालच में फंसकर उनके मोहरे बनते जा रहे थे। KGB और सोवियत संघ की इच्छा से ही कम्युनिस्ट कृष्ण मेनन नेहरू सरकार में रक्षा मंत्री बने। मेनन के 1962 और 1967 के चुनावों के लिए KGB ने ही फंडिंग की थी, जिसके बदले में उन्होंने सोवियत संघ को फायदा पहुंचाने के लिए रक्षा उपकरणों के खरीद नीति में बदलाव किए। मेनन के नेतृत्व और गलत नीतियों की वजह से 1962 में चीन और भारत के युद्ध में भारत को चीन से शर्मनाक हार मिली थी, जिसके बाद नेहरू जी को भारी मन से मेनन से इस्तीफा मांगना पड़ा था। इसके बाद सोवियत संघ ने कई न्यूज चैनल्स को पैसे देकर मेनन के पक्ष में लेख छपवाए।
ताकि उन्हें दोबारा सरकार में शामिल किया जा सके। मित्रोखिन के अनुसार 1962 से 1972 तक भारत के 10 बड़े प्रकाशन समूह केजीबी के पेरोल पर थे। इसी दौरान लगभग 3500 लेख केजीबी के कहने पर प्रकाशित हुए थे। मित्रोखिन के अनुसार इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद केजीबी गहराई से भारत सरकार में अपनी घुसपैठ करने में कामयाब रहा। मित्रोखिन के द्वारा इंदिरा गांधी का कोड नेम वानो दिया गया है। मित्रोखिन ने खुलासा किया है कि इंदिरा गांधी को जरूरी जानकारी देने के बदले में 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसका बैग भी उन्होंने नहीं लौटाया था। इस किताब में ये भी दावा किया गया है कि 1977 के चुनाव में 21 गैर कम्युनिस्ट नेताओं के अभियान के लिए फंडिंग भी केजीबी ने ही की थी, जिसमें से 7 नेता इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री बने थे। उनके अनुसार नेहरू और गांधी काल में किसी भी देश के लिए भारत में जासूसी करना बेहद आसान था। उस समय भारत विदेशी जासूस एजेंसियों के लिए केवल खेल का मैदान बन गया था। किताब के अनुसार 1970 आते आते भारत में केजीबी का दबदबा पूरी तरह से कायम हो गया था, जिसका नतीजा ये था कि भारत में होने वाली किसी भी गड़बड़ी के लिए इंदिरा गांधी सीआईए को जिम्मेदार ठहराती थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि 12 जून 1975 को अपना निर्वाचन निरस्त होने की घटना को उन्होंने इसे विदेशी साजिश करार दे दिया था। और इसके बाद केजीबी ने इंदिरा गांधी और कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए कई कम्युनिस्ट पार्टियों को पैसे खिलाए। शास्त्री जी की मौत के सच का एक और हिस्सा अमेरिकी जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस के इंटरव्यू में सीआईए एजेंट रॉबर्ट क्रॉली की बातचीत में सामने आया। इसमें उन्होंने पुष्टि की है कि डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री की मौत और यहाँ तक कि डॉक्टर होमी भाभा की भी मौत के पीछे सीआईए का हाथ था, क्योंकि अमेरिका को परमाणु मोर्चे पर भारत रूस के डोमिनेंस को खत्म करने का खतरा दिखाई दे रहा था। शास्त्री जी की मौत के ठीक 15 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में मौत होने की खबर बताई गई। भाभा वियना जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट 101 पर सवार हुए थे। भारतीय परमाणु कार्यक्रम को दशा और दिशा देने वाले डॉक्टर होमी भाभा की मौत का सच छुपाकर मीडिया को कांग्रेसी सरकार ने जंजीरों में बांधा। पर्वतारोही डेनियल रॉस को ऑल्स के पहाड़ों पर एक विमान का मलबा मिला था, जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये उसी विमान का मलबा है जिसमें डॉक्टर होमी भाभा सफर कर रहे थे। एक्स सीआईए एजेंट रॉबर्ट क्रॉली ने अक्टूबर 2000 में जर्नलिस्ट डगलस से कई बार बात की थी। क्रॉली ने डगलस को बताया था कि 60 के दशक में हमारी भारत के साथ समस्याएं शुरू हुई थी, जब उन्होंने परमाणु बम पर काम करना शुरू किया था। क्रॉली का कहना है कि भारत दिखाना चाहता था कि वो कितने ताकतवर हैं और वो जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये थी कि वो सोवियत संघ के कुछ ज्यादा ही नजदीक जा रहे थे। इसी किताब में क्रॉली ने डॉक्टर होमी भाभा के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था डॉक्टर होमी भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक है और वो परमाणु बम बनाने में सक्षम है। भाभा को पहले भी इस बारे में कई बार सचेत किया गया था, लेकिन उन्होंने कभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। भाभा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें और भारत को दूसरी परमाणु शक्तियों के बराबर आने से नहीं रोक सकता। वो हमारे लिए खतरा बन गए थे। वो एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे जब उनके बोइंग 707 में कार्गो होल्ड में रखा हुआ बम फट गया था। इस वीडियो का मकसद है केवल आपको सच बताना, जो शायद आपको किसी आम किताब या अखबार में पढ़ने को नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।